Hi everyone, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSS हिसार। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टिंग। तो चलिए, डायरेक्टिंग को करने से पहले हम नज़र डालते हैं आज के टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है, अर्थ को समझेंगे। फिर साथ ही हम उसकी परिभाषा के बारे में भी बात करेंगे कि डेफिनेशंस को करेंगे। डेफिनेशन के बाद अगला पॉइंट रहेगा हमारा एलिमेंट्स के बारे में। हम डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स को समझेंगे, इसकी फ़ीचर्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जब फीचर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तो इम्पॉर्टेंस ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो हम इम्पॉर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग ऑल्सो। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल डिस्कस सम MCQs। थोड़े से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है लेक्चर। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। डायरेक्टिंग बच्चों हमारा मैनेजमेंट का चौथा फंक्शन है। अब तक आप कर चुके हैं कि प्लानिंग क्या है। सबसे पहले हमने किसी भी काम के बारे में सोचा था, एक अंदर ही अंदर हमने अपने दिमाग में पूरी की पूरी योजना तैयार कर ली थी। फिर दूसरा हमने उसको क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग किया। हमने जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुए थे उनको हमने छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन चीज़ों में कैटेगराइज किया, पोजीशंस देखी। ठीक है, फिर हमने उसके बाद क्या किया, स्टाफिंग की पोजीशन क्रिएट करके हमने उस पर उन लोगों को अपॉइंट किया, रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन किया, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया। अब क्या वक्त आता है, अब वक्त आता है डायरेक्टिंग का, क्योंकि अभी तक हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो डायरेक्टिंग हमारे एक किस्म से क्या चीज़ है, डायरेक्टिंग अब काम करना है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट इन एक्शन। देखिए, जैसा आपको यहाँ पे एक पिक में भी दिख रहा है कि वो कह रहा है डायरेक्टिंग इज़ अ की ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, क्योंकि जितने भी फंक्शन हैं वो इसके पीछे पीछे चलेंगे। आपने काम की प्लानिंग्स कर ली हैं, लोग अपॉइंट कर लिए, लेकिन जब तक आप काम सही से नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पे जो डायरेक्टिंग का एक मतलब है सरल सी भाषा में, डायरेक्टिंग रेफर्स टू ए प्रोसेस और टेक्निक। मतलब क्या है, ये एक प्रक्रिया है या हम इसको एक तकनीक कह सकते हैं। किस चीज़ की तकनीक है बच्चों, ये टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, काउंसलिंग, ओवरसीइंग एंड लीडिंग पीपल टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहाँ पे हम उनको क्या करते हैं, लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि आपको काम किस तरीके से करना है। उस काम को करने के लिए इंस्पायर भी करते हैं। जहाँ उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है, हम उन्हें वो भी देते हैं। और साथ ही कि ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो पूरे हो सकें, उनके लिए हम उनका नेतृत्व भी करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये हमेशा, जब आप किसी का काम आप करवा रहे हैं, और काम तो हमेशा चलता ही रहेगा, काम में बोरियत फील होगी, फिर आप उसे फिर इंस्पायर करेंगे, फिर इंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर गाइड करेंगे, है ना। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ कंटिन्यूअस मैनेजरियल प्रोसेस। लगातार चलते रहने वाली प्रोसेस है। कब तक लगातार चलेगी, दैट गोज़ ऑन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ चलेगी तब तक जो हमारी डायरेक्टिंग है वो हमारी चलती रहती है, वो कभी भी नहीं रुकती, क्योंकि जहाँ वो रुकेगी हमारा काम भी क्या होगा, ठप हो जाएगा। चलिए, मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की ओर। जैसा एज यूजुअल मैं आपको बताती हूँ कि कम से कम एक या दो डेफिनेशन आपको देनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस और टेक्निक। अब यहाँ पे भी इस चीज़ को क्या कहा जा रहा है, ये एक प्रोसेस है या टेक्निक है, जो हमने मीनिंग में भी पढ़ा था। by which instructions can be issued and operation can be carried out as originally planned। कि हमने जैसा प्लान किया था उसी से रिगार्डिंग हम अपनी इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, और साथ ही साथ हम अपने काम भी शुरू करते हैं। जब हमारा काम चलेगा तभी तो डायरेक्टिंग का फ़ायदा है ना। अब देखिए, एक अर्नेस्ट डेल हैं, इन्होंने बहुत सिंपल वर्ड्स में और सब कुछ इन्होंने अपनी डेफिनेशन में ले लिया है, और बहुत इजी लैंग्वेज में इन्होंने बताया है इसको। क्या बताते हैं वो, डायरेक्टिंग
इज़ टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। वो कहते हैं कि डायरेक्शन जो है वो एक लोगों को बताना है कि आपको क्या करना है ना, एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। और फिर ये देखना कि भाई वो जितनी योग्यता रखते हैं वो उसके अनुसार उसे अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स मेकिंग असाइनमेंट। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उन्हें काम सौंपना, एक्सप्लेनिंग प्रोसीजर, उन्हें कार्यविधि समझाना, सीइंग दैट मिस्टेक्स आर करेक्टेड। अब काम समझा के रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती, आपको देखना है कि अगर गलतियाँ कुछ हो रही हैं तो वो भी हमारी क्या हो जानी चाहिए, सुधर हो जानी चाहिए। एंड प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शन, और साथ ही हमें क्या करना है, उनको जॉब से रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस भी देनी है। एंड ऑफ कोर्स इशूइंग ऑर्डर्स। इंस्ट्रक्शन ही देना खाली काम नहीं है, हमने उन्हें साथ में ऑर्डर भी, आदेश भी देना है ना। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कितना अच्छे से आसान भाषा में समझाया कि लोगों को काम बताना है कि क्या करना है, फिर देखना कि वो उसे अच्छे ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको काम सौंपा, कार्यविधि समझाई, गलतियां हैं तो उसमें सुधार लेकर आए, इंस्ट्रक्शंस भी दी और साथ ही साथ हमने ऑर्डर भी इशू किया। तो बच्चों देखा जाए ना तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में सब कुछ ओवरऑल इन्होंने ले लिया, और आई थिंक कि इससे इजी लैंग्वेज आपकी नहीं हो सकती, इससे इजी डेफिनेशन भी आपकी नहीं हो सकती है। तो चलिए जब हम डेफिनेशन कर लेते हैं तो अब उसके बाद हमारा क्या आता है, कंक्लूज़न। कंक्लूज़न हमारी अपनी लैंग्वेज में हम कोई भी दे सकते हैं, ये पर्टिकुलर कभी भी ऑथर का नहीं होता। क्या है, डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द स्टाफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन डूइंग वर्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहाँ पर भी फिर हम वही बात, क्योंकि कंक्लूजन में हम अल्टीमेट कह तो वही चीज़ें रहे हैं ना, चेंज तो मतलब नहीं हो सकता है कि क्या चीज़ है कि ये इंस्ट्रक्शन देना है, गाइड करना है, काउंसलिंग उनको समझाना है, मोटिवेट भी करना है और उनको लीड भी करना है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो हमारे क्या हो सकें, पूरे हो सकें। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डायरेक्टिंग है वो सभी फंक्शंस के साथ होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, क्योंकि जो आपने प्लान किया, जैसे आपने सोचा था, अब उसी को तो आप एक्शन में लेकर आ रहे हो ना, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इन एक्शन भी हम इसको बोल देते हैं। और हमेशा क्या होगा बच्चों कि ये जो चलेगा ये हमेशा टॉप टू लोअर चलता है। टॉप टू लोअर क्यों चलेगा, क्योंकि टॉप टू लोअर इसलिए चलता है कि ऊपर से जो टॉप लेवल वाले हैं वो आदेश देते हैं, नीचे वालों को काम समझाते हैं, मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल किसको समझाएगा, लोअर लेवल को समझाएगा। लोअर लेवल फिर अपने नीचे जो वर्कर्स हैं उनको समझाएगा, है ना। अब नीचे से एक वर्कर तो आदेश नहीं दे सकता, आप बच्चे हैं, आप क्लास में क्या अपनी टीचर को ऑर्डर पास कर सकते हैं, नहीं। ऑर्डर हमेशा आपसे सुपीरियर आपको दे सकता है, नीचे वाला नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या चलेगा, टॉप टू लोअर चलेगा। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशनल हरारी होता है ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेम वैसा ही हमारा चलता है और लगातार चलता रहता है। जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है थ्रू आउट लाइफ, तब तक हमारी जो डायरेक्टिंग है वो भी चलती रहती है, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया क्या है। अब जो हमने डायरेक्टिंग में कई चीज़ें पढ़ी कि किन चीज़ों से मिलकर बना है, जिन चीज़ों से मिलकर बना है उन्हें हम बोलते हैं बच्चों एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, देखिए 4 एलिमेंट्स हैं इसके। पहला है सुपरविज़न, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा लीडरशिप, चौथा मोटिवेशन। जब ये चारों मिल जाती हैं ना तो हमारा क्या बन जाता है, डायरेक्टिंग। इन चारों चीज़ों से मिल के बना हुआ है। अभी देखिए मैं आपको इनका मतलब समझाती हूँ तो आपको उससे काफ़ी हद तक क्लियर होगा कि जो आपने अभी पढ़ा है सिर्फ उनके नाम हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ भी नया नहीं है, ये बिज़नेस जो है वो कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है जो आपको पता है, सिर्फ आप लोगों के लिए टर्मिनोलॉजी नहीं है, नए नाम है, नथिंग एल्स।
तो चलिए बच्चों, हम इनकी थोड़ी थोड़ी सी एक लाइन में एक परिभाषा करेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके। पहला है सुपरविज़न। अब सुपरविज़न क्या है बच्चों? देखिए, सुपरविज़न किसी चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि एक निरीक्षण करना है। जब आप कोई काम कर रहा है, आप उसको चेकआउट नहीं करोगे तो आप उस काम को करना बंद कर देते हैं या अच्छे से नहीं करते हैं। ऐसा होता है ना। आपको टीचर काम देता है, उसने एक दिन दिया, आपने उन्होंने चेक नहीं किया। आप नेक्स्ट डे फिर काम करोगे, फिर उन्होंने फिर नहीं चेक किया। थर्ड डे आप सोचोगे भाई वो चेक तो करते नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा डिले कर लेंगे। धीरे धीरे आप काम करना छोड़ देते हो। तो सुपरविज़न मस्ट है कि उस काम को देखना कि वो जो भी काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर उन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है, मीन्स उन्हें डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो वो भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? सुपरविज़न एम्प्लॉइज ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय देयर सुपीरियर, कि जो सुपीरियर हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स का काम देखते हैं। इट इज़ द एक्ट ऑफ वॉचिंग एंड डायरेक्टिंग वर्क ऑफ वर्कर्स। हमें काम को भी देखना है और जो काम करने वाले हैं उन्हें भी हमें देखना है ना। सिर्फ एक सिंपल सा, इसे हिंदी में प्रेविक्शन भी बोल सकते हैं, निरीक्षण भी बोल सकते हैं। चलिए, ये था हमारा पहला एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट कौन सा है हमारा? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बच्चों क्या है? कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन। एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास करना, एक्सपीरियंस देना, अपनी राय देना, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक दूसरे को अपनी राय देना, इंफॉर्मेशन देना, अनुभव शेयर करना, ये हमारा सारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। एक किस्म से हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि ये समझ का पुल है। अब देखिए, कम्युनिकेशन को इससे भी आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कुछ, ठीक है? आप उसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मीन्स मैं आपको कुछ बोल के बता रही हूँ, दिखला रही हूँ, लिख के भी दिखला रही हूँ, है ना। तो ये क्या है? हमारा कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैं आपसे इन्फॉर्मेशन आपको पास कर रही हूँ, मैं अपनी ओपिनियंस बता रही हूँ, अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। हम बातचीत कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं होता बोलकर बातचीत की जाए, हम लिख कर भी कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने गेस्चर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बोलकर ही करेंगे। और लेकिन गुड कम्युनिकेशन कब होता है? जब जो सामने वाला कह रहा है वो सामने वाले को समझ वही आए। जैसे मान लीजिए कि अब मैं जो समझाना चाह रही हूँ ना, अगर आपको एग्जैक्टली वही समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ, तो इसका मतलब है गुड कम्युनिकेशन। और अगर आप वो नहीं समझ रहे जो मैं कहना चाह रही हूँ, तो यहाँ क्या है? बैड कम्युनिकेशन। तो अब यहाँ पे डायरेक्टिंग में भी क्या चीज़ आ जाती है बच्चों, कि जो हमारा लीडर है, जो डायरेक्शन करने वाला है, वो समझाएगा, अपनी बात बताएगा, उनको समझाएगा कि आपको काम कैसे करना है, इस गलती को आप कैसे सुधार सकते हैं, है ना। लेकिन उसका फ़ायदा कब होगा? जब सामने वाला जो वर्कर है या जो उसके लोअर है, जो उसके सबऑर्डिनेट है, वो उसको वही समझे जैसा वो समझाना चाह रहा है, ठीक है। थर्ड आता है फिर लीडरशिप। अब लीडरशिप क्या है? इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंस अदर्स in such a manner to do what the leader wants them to do। कहता है कि दूसरे लोगों को इस ढंग से प्रभावित करना कि वो वही करे जो एक नेता चाहे। तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या है चीज़ यहाँ पे, क्योंकि अगर वो प्रभावित उनको कर लेता अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो जैसा जैसा सुपीरियर बोलेगा, सबऑर्डिनेट्स आँख बंद करके वहाँ पे चलते चले जाते हैं। एंड द लास्ट एलिमेंट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मीन्स इंस्पायरिंग, स्टिमुलेटिंग और एनकरेजिंग द सबऑर्डिनेट्स विद ज़ील टू वर्क। यहाँ पे हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें एनकरेज कर रहे हैं कि भाई तुम पूरे एंथुसियाज्म के साथ, तुम पूरे उत्साह के साथ काम करो। उनको हम देते हैं कि पॉजिटिव भी दे सकते हैं कि भाई अगर तुम काम अच्छा करोगे तो हम तुम्हें बोनस देंगे, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे। नेगेटिव भी हम दे सकते हैं कि अगर तुमने काम अच्छा नहीं किया तो हम तुम्हारे पैसे कट कर लेंगे। मॉनेटरी पैसे बढ़ा देंगे, मॉनेटरी टर्म्स में हो गया। नॉन मॉनेटरी कि भाई रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है ना। तो कोई हर एक तरीके के हम जो भी है उसमें देखना पड़ता है कि सामने वाला इंसान कैसा है,
और उसके बेसिस पर वो हमें कौन सा इंसेंटिव उसके लिए यूज़ करना पड़ रहा है। मोटिवेशन देखिए क्लास में भी आपके यूज़ होता है। जब आप पढ़ते नहीं हैं या टेस्ट लेते हैं टीचर आपके, तो आपको बोलते हैं ना कि जो बच्चा क्लास में फ़र्स्ट आएगा उसे कुछ दिया जाएगा, या जो बच्चा क्लास में बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहा है तो उसके लिए अगर क्लैपिंग कराई जाती है, दैट इज़ कि जब आपको ये लगता है भाई हाँ मैंने आज अच्छे नंबर लिए और मेरे लिए पूरी क्लास में क्लैप हुआ, तो उससे आप क्या होते हैं, आप और उत्साहित होते हैं, आप और इंस्पायर होते हैं। आप सोचते हैं कि आज मेरे इतने नंबर आए हैं तो कल को मैं और ज़्यादा नंबर लेके आऊँ। या कोई आपका फ्रेंड है जिसके लिए आज क्लैपिंग्स कराई गई थी, तो आप सोचते हैं कि मैं भी अच्छे नंबर लेकर आऊँ ताकि मेरे लिए भी क्लास में क्लैपिंग हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या हैं, इंसेंटिव है। ज़रूरी नहीं होता कि पैसे से ही हर चीज़ को तोला जाता है, नहीं। मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आप काम नहीं करते, टीचर आपको कहता है कि अगर आपने अच्छे नंबर नहीं लिए तो आपको डांट पड़ेगी, वो टीचर आपको डांटता है, तो वो हमारा क्या चीज़ है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, तो ये तो थे बच्चों एलिमेंट्स। चलिए नेक्स्ट अब हमारा आता है फीचर्स। तो फीचर्स में बच्चों पहला आता है हमारा डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। अब डायरेक्टिंग जो है वो क्या करती है, काम गतिशीलता प्रदान करती है। क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने इसका एक नाम बोला था, मैनेजमेंट इन एक्शन। अभी आपने जो सोचा था, जो आपने लोग अपॉइंट किए थे, अब एक्चुअल में आप उसको करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। फिर सेकंड आ जाता है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टिंग सिर्फ एक टॉप लेवल पे होगा या फिर मिडल पे होगा या फिर लोअर पे होगा, नहीं। डायरेक्टिंग पूरे हर एक लेवल पे होता है। जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि अगर जो टॉप लेवल वाले हैं वो सारी की सारी पॉलिसीज़ प्रोसीजर अपने मिडल लेवल वालों को समझाएंगे, मिडल वाले किसको समझाएंगे, लोअर वालों को समझाएंगे, लोअर किसको समझाएंगे, अपने वर्कर्स को समझाएंगे जिससे उन्होंने काम लेना है। तो इसलिए क्या है कि जो डायरेक्टिंग है वो हर एक लेवल पर काम करता है। अब क्या डायरेक्टिंग एक बार हमने जब लोगों को काम समझा दिया तो क्या ख़त्म हो जाएगा काम? नहीं, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा, वो लगातार चलता रहेगा। एक काम हटा तो आपको दूसरा बताना पड़ेगा, दूसरा गया तो तीसरा बताना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो काम भी तो चलते रहेंगे, और जब काम चलते रहेंगे तो हमें लोगों से काम करवाना है, हमें उसमें सुपरविज़न भी करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा, उनको लीडरशिप भी करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो डायरेक्टिंग है इट इज़ ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलते रहने वाली एक ये प्रक्रिया है। फिर आता है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कहाँ से चलता है ये? ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है। अभी मैंने बताया सबसे पहले नीचे वाला कभी भी वर्कर अपने बॉस को ऑर्डर देगा नहीं दे सकता, डायरेक्शन देगा तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, नहीं कर सकता। ऊपर जो उसका सब सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को ही कह सकता है कि आपको जो काम करना है वो इस तरीके से करना होगा, तो आप इस काम को अब ऐसा करिए, है ना। तो यहाँ पे इसलिए क्या कहा जाता है, एक किस्म से जैसे जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है, सेम वही तरीके से हमारा जो डायरेक्टिंग भी चलता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक आता है। एंड द लास्ट इज डायरेक्टिंग रिलेटेड टू ह्यूमन। आप डायरेक्शन किसको दे रहे हैं? मानव को, ह्यूमन को, है ना। अब क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को, निर्जीव चीज़ को जहाँ मर्जी रख दो, जैसे मर्जी रख दो, वो वहीं पड़ी रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमने डायरेक्शन किसको देनी है? एक इंसान को देनी है। हमें उसे समझाना है, हमें उसे लीड करना है, हमें उस काम को करवाने के लिए हमें ऐसा इन्फ्लुएंस करना है कि जैसा हम बोल रहे हैं वो वैसा ही करें। साथ ही साथ हमें उस काम को करने के लिए इंस्पायर भी करना है कि वो अपनी मर्जी से अपनी नीड्स पूरी करने के लिए वो काम भी करें। तो बच्चों आई होप आपको फीचर्स भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट अब हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। जो हमारी ज़्यादातर फीचर्स हैं उन्हीं से हमारी इम्पोर्टेंस भी निकल जाती है, कुछ नया नहीं है। चलिए
फर्स्ट है हमारा क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है। पहला, इट इनिशिएट्स एक्शन। क्या करती है ये देखिए इसकी फीचर भी थी ना कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, ये काम को गतिशीलता प्रदान करती है। शुरू से हम एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि डायरेक्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट इन एक्शन, कि जो आपने काम अब तक सोचा था उसको अब आप एक्शन में लेकर आ रहे हैं। अब उसको काम को मूवमेंट, आपने काम समझाया, काम करवा रहे हैं, कोई गलतियां हैं तो उसमें सुधार भी आप करवा रहे हैं। इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉई एफर्ट्स। अब यहाँ पे ये अगला काम इसका क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, काम सब अपना अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन क्या सबकी अपनी अपनी रागनी होगी? नहीं। काम कब पूरा होगा? जब सारों का जो कामों में है वो तालमेल होगा। अगर उनके बीच में आपस में तालमेल नहीं होगा तो वो काम को कर सकते हैं? नहीं, वो काम को कर ही नहीं सकते। अब जैसे देखिए कि क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक कपड़े का शोरूम है। अब कपड़े के शोरूम पे उसने 5-7 वर्कर रखे हुए हैं, है ना। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि एक जो कोई भी कस्टमर आता है तो पहला जो है वर्कर है वो उसे कहता है भाई हाँ आइए, आपका स्वागत है। फिर दूसरा कहता है यहाँ बैठिए, पानी पीजिए। तीसरा कहता है कि नहीं, आप देखिए क्या चीज़ आप पसंद करेंगे, है ना, देखना। तो वो उसे बड़े अच्छे से ढंग से दिखाता है। चौथा उस चीज़ को पैक करता है, 5वां बिलिंग करता है। अब यहाँ पे काम कब चलेगा, काम उसकी सेल कब बढ़ेगी? जब 5 एम्प्लॉइज़ काम अच्छे से कर रहे हैं। अगर इनमें से एक भी गड़बड़ कर देगा, माल दिखाने वाला है वो ढंग से माल ही नहीं दिखा रहा, या जो शुरू में ग्रीट करने वाला है वो ढंग से गेट नहीं खोल रहा है, वो पानी मांग रहा है, कस्टमर्स को पानी नहीं दिया जा रहा है, तो मीन्स कहीं ना कहीं अगर किसी एक एफर्ट में भी कमी है तो काम अच्छे से नहीं होगा, है ना। तो इसलिए डायरेक्टिंग का काम क्या है? इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। थर्ड आता है इट इज़ द मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब यहाँ पे क्या है कि ये मोटिवेट भी करता है। कैसे मोटिवेट करता है? अब कोई वर्कर अगर अच्छा काम कर रहा है, वो कहता है भाई वाह, शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो अब उस वर्कर को एप्रिसिएशन मिल रहा है काम करने के लिए, तो वो उस काम को और दुगने तरीके से करेगा कि मैं और अच्छा करूं और बॉस मुझे और शाबाशी दे। और अगर कहीं ये हो जाता कि भाई वो काम को अगर अच्छा करता है लेकिन उसे कुछ नहीं कहा जा रहा, ठीक है, जो एक काम नहीं करने वाला है वो भी अच्छा सा चल रहा है, जो काम कर रहा है अच्छा, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा ना। तो काम वो इंसान जो कर रहा था वो सोचेगा जो नहीं कर रहा उसका भी क्या बिगड़ गया, या मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्या मिल गया, तो वो काम करना बंद कर देता है। तो डायरेक्टिंग क्या करता है? मोटिवेट करता है। और मोटिवेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था कुछ भी किसी भी तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, जैसे कि मॉनेटरी से या नॉन मॉनेटरी से, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट फैसिलिटेट्स टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। ये चेंजेस को भी लागू करवाता है। अब आप कंपनी में कुछ और ऑटोमेटिक मशीन्स ले आए, अब वर्कर्स क्या हैं, वो विरोध कर रहे हैं, नहीं आप ऐसे कैसे ले आए। उन्हें खतरा हो गया कि भाई अगर ऑटोमेटिक मशीन आ जाएंगी तो आप कोई भी चेंज करोगे तो उनको निकाल दिया जाएगा, तो वो विरोध तो करेंगे ना उस चीज़ का। तो डायरेक्टिंग उन्हें समझाता है। अब जैसे देखिए क्या करेगा वो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कहीं पे टाइपराइटर लगे हुए थे। अब टाइपराइटर लगे हुए थे, कंपनी क्या करा, कंपनी ने कंप्यूटर ले आई। अब जिसको टाइपराइटर चलाना आता था उसको कंप्यूटर नहीं चलाना आता। अब वो वर्कर तो रोएगा बेचारा, वो कहेगा भी मुझे तो नौकरी से निकाल देंगे, मुझे तो कंप्यूटर आता ही नहीं है। तो वहाँ पे फिर क्या होगा कि वो उसे समझाएगा कि नहीं, हम आपको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे देंगे, और इतने फॉर द टाइम बीइंग वो उसको किसी ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र कर देगा जहाँ पे वो काम वो कर सके। अब उससे उस वर्कर को क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। तो वो कहेगा ठीक है भाई, कंपनी अच्छी चलनी चाहिए, चेंज हम भी एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो डायरेक्टिंग है वो फैसिलिटेट्स टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। एंड द लास्ट इज इट क्रिएट्स बैलेंसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस भी बनाता है। कैसे? अब देखिए
यहाँ पे जैसे कि आपने एक वर्कर था, उसको कह दिया कि भी तुम सेल अच्छी करोगे ना, तो जितनी भी एक्स्ट्रा सेल होगी हम तुम्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट देंगे। अब वर्कर कहता है कि हम तो फिर सेल में निकाल दो इस माल को, 50% ऑफ दे दो, 70% ऑफ दे दो, ताकि माल ज़्यादा बिकेगा, मेरे को फ़ायदा होगा। लेकिन मालिक क्या कहता है कि भाई नहीं, इससे तो हमें नुकसान है। अब एक तरफ उसे उसको भी देना पड़ेगा, माल भी कम रेट पे बेचना पड़ेगा, तो वो नहीं मानता। आपस में दोनों में क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। जब दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया तो काम तो गया काम से। अब डायरेक्टिंग यहाँ पे क्या करेगा, वो एम्प्लॉय को भी समझाएगा, वो मालिक का भी ध्यान रखेगा और दोनों में एक बैलेंस क्रिएट कर देगा। वो उसे समझाएगा कि भाई एक रिजनेबल हम सेल दे सकते हैं कि 5 या 10% हमने डिस्काउंट दे दिया, लेकिन अगर हमने खाम में तुम्हारी कमीशन बढ़ाने के चक्कर में कंपनी लॉस थोड़ा सहन कर लेगी। और उधर से मालिक को भी समझाएगा कि अगर हमारा 2-4% प्रॉफिट कम होता है, लेकिन उसके बदले सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट कहीं से ज़्यादा आ जाएगा, तो मालिक भी समझ जाएगा। तो इस तरीके से उन दोनों को समझा बुझाकर जो डायरेक्टिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर देता है, बैलेंस स्थापित कर देता है। तो बच्चों ये थे इसके इम्पॉर्टेंस। देखा आपने कि कितनी इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना। नेक्स्ट आते हैं इसके प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स, इसके कुछ सिद्धांत भी हैं। सबसे पहला सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इसमें हम क्या सोचते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन करे। ठीक है, मतलब कि जितना ज़्यादा अगर वो मोटिवेट होगा उस काम को, वो उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा। तो हमारा मेन उसको डायरेक्शन करने का क्या मोटिव है कि वो अपना अच्छे से अच्छा कंट्रीब्यूट करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा हो। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें आपस में एक तालमेल स्थापित करना है, संतुलन स्थापित करना है। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि भाई अगर सेल्समैन था वो अपने अलग ऑब्जेक्टिव लेके बैठ गया और वर्कर है वो अपना अलग लेके बैठ जाते तो काम नहीं बनता। अक्सर वर्कर ये चाहते हैं कि भाई काम हम करते हैं तो हमें ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, हमारी सैलरी बढ़ जानी चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन सोचता है मैंने पैसा लगाया है, मैंने किया है, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो डायरेक्टिंग वहाँ पे क्या करता है, इन दोनों के उद्देश्य को, जो एक एम्प्लॉई के अपने पर्सनल हो चुके हैं और ऑर्गेनाइजेशन के, इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में वो हार्मनी स्थापित करता है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये बच्चों आपने पढ़ा था ना, जो हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स दिए थे 14, उसमें था यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक टाइम में एक व्यक्ति को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए, है ना। अब जैसे कि आप बच्चे हैं, आपको एक टाइम पे आपके 3 टीचर बोल देते हैं ये काम करके आओ, ये काम करके आओ, ये काम करके आओ। अब आप तीनों में से किसका काम करोगे, आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो गई। क्यों, क्योंकि तीनों ही आपके लिए बराबर हैं, तो आप तो किसी का कम मना कर ही नहीं सकते हो, है ना। तो इसलिए वहाँ पे, ताकि एम्प्लॉय को भी दिक्कत ना हो कंपनी में, तो वहाँ पे जो आप वाली पोजीशन है वो किसकी आ गई, एम्प्लॉय की, कि एम्प्लॉय को भी दिक्कत ना हो। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है कि एक टाइम में उसका एक ही बॉस से उसको क्या करना चाहिए, ऑर्डर मिलना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। अब यहाँ पे हमें अपनी सही टेक्निक का यूज़ करना है कि सही जो भी हमारी टेक्निक है कि किस तरीके से हम अपना कम्युनिकेशन हम अपना अच्छा रखें, मोटिवेशन के लिए हम जो भी अपने अच्छे, जो भी हम उसके लिए जो एम्प्लॉइज़ मान रहा है उन चीज़ों को हम अप्लाई करें। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी कि जिस तरीके से वो काम अच्छा करें हमें वही टेक्निक्स अपनानी चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। अभी मैंने बताया था कम्युनिकेशन कब अच्छा है, जब जो बोलने वाला है जो बोल रहा है और सामने सुनने वाला उसे वही समझे। मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ अगर आप वही समझ रहे हैं दैट इज़ गुड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे भी क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन क्या कहता है कि जो हमारे डायरेक्शन दे रहे हैं वो उसको वैसे ही समझा जाए, जो
सबॉर्डिनेट्स हैं उसे वैसे ही समझे जैसे सुपीरियर उसको कहना चाहता है, और वो उसके लिए ऐसी ही लैंग्वेज यूज़ करे जो उनको समझ में आ जाए। अब जैसे देखिए, डॉक्टर अपनी भाषा लिखता है, लिख के देता है ना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है आपको। कभी आपको समझ में आया कि उसने क्या लिख के दिया? नहीं, हम तो उसे ध्यान लगा लगा के कि भाई क्या है नहीं पता चलता। लेकिन देखिए, केमिस्ट के पास जाएंगे आप और केमिस्ट को बोलेंगे कि ये डॉक्टर ने लिख के दिया है, ये दवाई दे दो, वो फट से पढ़ लेता है, उसे तो डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसको वो लैंग्वेज आती है, हमें वो उसकी भाषा समझ में नहीं आती है ना। तो डॉक्टर अगर हमें कोई बात समझा रहा है तो हमें हमारी भाषा में समझाएगा। ऐसे ही कंपनी में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो जैसे वर्कर्स को समझ में आए हमें उनको वैसे ही समझाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फॉर्मल में क्या होता है कि जैसे चलता आ रहा है, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है कि वर्कर है, उसके ऊपर फॉरमैन है, फॉरमैन के ऊपर सुपरवाइज़र हो गया, फिर मैनेजर हो गया, मतलब इस तरीके से एक चेन चलती रहती है और आपको जाना है तो थ्रू प्रॉपर चेन जाना पड़ता है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, कोई रिश्ते नहीं है, अपनी अपनी मर्जी से कहीं से भी आप किसी से इनफॉर्मली बात कर सकते हैं। तो अगर आपने डायरेक्शन देनी है ना, अच्छी आप डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आप इनफॉर्मल को यूज़ कीजिए। उससे क्या है कि वो समझने वाला भी जो है ना आराम से आपसे बातचीत करेगा और काम को अच्छे ढंग से भी करता है। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का सिद्धांत। अभी मैंने लीडरशिप में क्या बताया था, ऐसा कुछ करना, इस ढंग से लोगों को प्रभावित करना कि वो वही करें जो एक नेता चाहे। तो अगर हम उन्हें अपने इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं तो हमें काम करवाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर वो हमारा एक बार कहना मानने लग गए तो हम उनसे कोई भी चेंजेस हैं या काम भी है अच्छा करेंगे। ठीक है। एंड लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू। ये क्या कहता है हमारा कि जो प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू है कि हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना है, हर चीज़ की ओर जो हमें पूरी की पूरी जितनी भी नीतियाँ हमारी बनाई गई हैं, जितनी की जितनी हम गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, हमें सब देखना है कि कितना हमने क्या जारी किया था, कितनी हमने डायरेक्शंस दी थी, उनको किस हद तक अप्लाई किया गया है या नहीं किया गया है। ये सब हमारे को अगर पता होगा, हम जानकारी रखेंगे तो हम डायरेक्टिंग अच्छे से और कर सकते हैं। तो बच्चों, ये तो थे इसके प्रिंसिपल्स। आगे आते हैं इसके, अब हम चलते हैं क्योंकि जो इस चैप्टर में करने वाला था वो हम कर चुके हैं। ठीक है। अब चलिए, अब बारी आती है थोड़े से MCQs की, उससे आपको पता भी चलेगा कि क्या समझ में आया और क्या नहीं आया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाइल अदर फंक्शंस प्रिपेयर ए सेटिंग फॉर एक्शन। वो कहता है जहाँ पे जो दूसरे फंक्शंस हैं वो एक एक्शन की सेटिंग करने की तैयारी करते हैं, नेम द फंक्शन दैट इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ऐसे कार्य का नाम बताना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्शन में लेकर आता है। कौन सा काम है जिससे एक्शन में आ जाता है? याद कीजिए, मैंने अभी बताया था एक होता है मैनेजमेंट इन एक्शन, याद आया? क्या प्लानिंग है? नहीं, प्लानिंग में तो हम सोचते समझते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग में हम काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। स्टाफिंग में हम लोगों को अपॉइंट करते हैं, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना। तो आंसर हमारा यहाँ पे फिर क्या चीज़ है? आंसर है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग ही तो एक ऐसा फंक्शन है ना जो सारे दूसरे कामों को एक्शन में लेकर आता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इन एक्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लेवल एट विच द डायरेक्टिंग फंक्शन टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको एक ऐसा जो बताना है कि डायरेक्टिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल पे लिया जाता है, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, या फिर लोअर लेवल पे, या फिर इन सभी पे। किया था ना, टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल को ऑर्डर देगा, डायरेक्शंस देता है, मिडिल लेवल वाला लोअर वाले को देता है, तो इसका मतलब लोअर वाला आगे वर्कर्स को देता है। तो इसका मतलब जो डायरेक्टिंग फंक्शंस है
वो किस पे आता है? ऑल ऑफ द अबव पे आता है। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो ये प्रोसेस करता है कि इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना और लीडिंग करना लोगों को, कि ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर सकें। प्लानिंग करता है ऐसा? नहीं। ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं, स्टाफिंग भी नहीं करता, तो कौन करता है? डायरेक्टिंग। एंड द लास्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ऐसा कौन सा है जो डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है? 4 एलिमेंट थे, फटाफट से देखो कि कौन सा एलिमेंट नहीं है। सुपरविज़न था, कम्युनिकेशन था, लीडरशिप थी, इंस्पेक्शन था क्या? नहीं। तो यहाँ पे इनमें से ऑप्शन कौन सी राइट है? इंस्पेक्शन। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हमारा इतना ही, दैट्स ऑल।